नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम पानी वन नाम की उस रोंगटे खड़े कर देने वाली हिंदी लोक कथा की गहराइयों में उतरने वाले हैं। बिना किसी देरी के सीधे शुरुआत करते हैं खौफ की उस असली वजह से और देखते हैं कि कैसे एक एकदम आम सी रात एक भयानक ना भूल पाने वाले दुस्वप्न में बदल गई। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही असली और मजबूर कर देने वाली सिचुएशन से। रामू की छोटी बच्ची मुनिया अपने पापा के बिना बर्थडे केक काटने से बिल्कुल मना कर देती है। मतलब ये सिर्फ एक इमोशनल सीन नहीं है, बल्कि यही वो असली ट्रिगर है, वो एंकर है जो रामू को उस खौफनाक सफर पर धकेल देता है। और यहीं से शुरू होता है गलत फैसलों का वो जानलेवा सिलसिला। पैसे कटने का डर इंसान से क्या कुछ नहीं करवाता। रामू पहले बॉस की धमकी के आगे घुटने टेकता है, फिर कुत्ते के रोने वाले उस भयानक अपशकुन को इग्नोर करता है। जानबूझकर वो मनहूस शॉर्टकट लेता है, और हद तो तब हो जाती है जब वो एक अजनबी को गाड़ी में बैठा लेता है। सच कहें तो ये एक ऐसा चेन रिएक्शन था जिसे आराम से टाला जा सकता था। हैरानी की बात तो ये है कि कुदरत लगातार चीख चीख कर उन्हें चेतावनियां दे रही थी। एक आवारा कुत्ते का यमराज की तरफ देखकर भयानक आवाज में रोना, गर्मियों के मौसम में अचानक से खून जमा देने वाले कोहरे का छा जाना, और उस घने जंगल में कीड़े मकोड़ों की आवाज का एकदम गायब हो जाना, बिल्कुल सन्नाटा। ये सब कोई इत्तेफाक नहीं था, लेकिन नौकरी और परिवार की टेंशन में रामू और छोटू दोनों ही इन भारी इशारों को अनदेखा कर देते हैं। खैर, मेन रोड पर एक पेड़ गिरा होने की वजह से उन्हें एक ऐसा रास्ता चुनना पड़ता है जो सीधा सूखा गांव से होकर गुजरता है, और अब डर का ग्राफ अचानक से ऊपर चला जाता है। 15 साल पहले एक भयंकर सूखे ने इस पूरे गांव को तबाह कर दिया था, और कहानियों की माने तो आज भी वहां प्यासी रूहें भटकती हैं। बस यहीं से कहानी का असली और खौफनाक रूप हमारे सामने आना शुरू होता है। इस गांव में घुसते ही जो महसूस होता है वो है शुद्ध सेंसरी हॉरर। इतना गाढ़ा भयानक अंधेरा कि टैंकर की तेज पीली हेडलाइट की रोशनी भी उसे नहीं चीर पा रही, और उसके साथ वो भारी अस्वाभाविक सन्नाटा। ये अकेलापन ऐसा है जो सिर्फ डराता नहीं है, बल्कि शारीरिक रूप से दम घोटने लगता है। अब अगर इस पूरी रात की टाइमलाइन पर नजर डालें तो समझ आता है कि डर कैसे एक सोचे समझे तरीके से बढ़ रहा था। रात के ठीक 9 बजे सीता का कॉल आता है केक के लिए। 10:30 बजते बजते उस शापित गांव में इंजन अजीब सी आवाजें करने लगता है, और फिर 10:30 के बाद वो एक तिराहे पर बुरी तरह रास्ता भटक जाते हैं। ये टाइमलाइन एकदम साफ दिखाती है कि कैसे मशीन की खराबी और दिशा का भ्रम मिलकर एक ऐसा जाल बुनते हैं जो खौफ को चरम पर पहुंचा देता है। और यहीं पर यह हॉरर सिर्फ माहौल से निकलकर सीधा दिमाग पर वार करता है। रास्ता पूछने के लिए रामू फैक्ट्री मालिक बाबू साहब को फोन लगाता है, लेकिन अगर काली पहाड़ी फैक्ट्री बंद है और उसकी मोटर 2 दिन पहले ही जल चुकी है, तो सवाल ये है कि आधी रात को पानी का वो टैंकर मंगवाया किसने? ये एक ऐसा खुलासा है जो सच में पसीने छुड़ा दे। तो यहाँ 2 बिल्कुल अलग हकीकतें आमने सामने आ जाती हैं। एक तरफ रामू है जो एक शापित जंगल में भारी भरकम पानी का टैंकर चला रहा है, और दूसरी तरफ बाबू साहब की सच्चाई है कि फैक्ट्री पूरी तरह से बंद है, सारे मजदूर अपने घर जा चुके हैं। ये कंट्रास्ट इस बात पर पक्की मोहर लगा देता है कि ये पूरी डिलीवरी असल में एक बहुत बड़ा बिछाया हुआ जाल है। जिसके बाद कहानी का सबसे बड़ा और भयानक रहस्य सामने आकर खड़ा हो जाता है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि अगर पानी की कोई डिलीवरी होनी ही नहीं थी, तो असल में रामू के उस विशाल टैंकर के अंदर छलक क्या रहा है, उसमें भरा क्या है? इस एक सवाल ने सिर्फ रामू और छोटू को ही नहीं, बल्कि इस पूरे नैरेटिव के सस्पेंस को एक बिल्कुल ही अलग लेवल पे पहुंचा दिया है। इसी भयंकर सन्नाटे के बीच उनकी मुलाकात एक अनजान शख्स से होती है। एक सुनसान, बंद सड़क, गर्मियों में जमा देने वाला कोहरा, और उसमें मटमेले रंग का कोट और मफलर पहने ठंड से कांपता हुआ एक अकेला इंसान। ये सब कितना अजीब है, लेकिन सबसे बड़ी त्रासदी तो ये है कि रामू अपनी इंसानियत के चलते इस असंभव से दिखने वाले शख्स को अपनी गाड़ी में लिफ्ट देने का फैसला कर लेता है। गाड़ी में बैठते ही उस अजनबी का डायलॉग सच में रोंगटे खड़े कर देता है। वो कहता है, कुछ सफ़र इंसान अपनी मर्जी से नहीं चुनता, बस कुछ अधूरे काम होते हैं जो रास्ते में रोक लेते हैं।
मतलब ये कोई कैजुअल बातचीत नहीं है, ये इस बात का बहुत बड़ा और सीधा संकेत है कि रामू अब अपनी किस्मत के कंट्रोल में नहीं है। वो पूरी तरह से किसी और की रची हुई खौफनाक साजिश का शिकार हो चुका है। डर का ये माहौल तब एक भयानक झटके में बदल जाता है जब रामू की पत्नी सीता का दोबारा कॉल आता है। यहाँ आकर हकीकत के सच में दो टुकड़े हो जाते हैं। रामू को लगता है कि उसके बॉस ने उसे रात में जबरदस्ती डिलीवरी पर भेजा है, लेकिन सीता बताती है कि वही बॉस उनके घर के सोफे पर बैठा है और मुनिया को बर्थडे केक खिला रहा है। इसके बाद तो हकीकत से भरोसा ही उठ जाता है। ये विरोधाभास दिमाग सुन्न कर देने वाला है। अगर सेठ किरधारी इस वक्त रामू के घर पर जश्न मना रहा है, तो फिर गोदाम में रामू को उस टैंकर की चाबियां थमाई किसने थीं? इसका सीधा और भयानक सा मतलब यही है कि किसी अलौकिक या शैतानी शक्ति ने बॉस का रूप धरकर रामू को इस जानलेवा सफर पर भेजा था। जब रामू घबराकर इस बारे में बात करता है तो उस हिचहाइकर का अजीबोगरीब जवाब हालात को और पुख्ता कर देता है। वो कहता है, जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो कभी दिखता नहीं। ये डायलॉग इस बात की पूरी तरह से पुष्टि कर देता है कि रामू और छोटू सच में एक अलौकिक जाल में फंस चुके हैं और वो अजनबी मुसाफिर भी उसी भयानक जाल का एक हिस्सा है। यहाँ से कहानी सीधे अपने क्लाइमैक्स की तरफ भागती है। उस भयानक कोहरे के बीच अचानक से चमकती हुई लाल और नीली पुलिस की बत्तियां दिखाई देती हैं। सामने एक कार बुरी तरह से एक पेड़ से टकराई हुई है। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि ये चलो शायद कोई मदद मिल गई। एक झूठी तसल्ली होती है कि सुनसान जंगल में कोई और इंसान तो मिला। लेकिन पुलिस वाले का आखिरी खुलासा रामू की उस आखिरी उम्मीद को भी कुचल देता है। पुलिस वाला बताता है कि वो रास्ता तो आगे से पूरी तरह टूटा हुआ है। पिछले 4 घंटों से वहां किसी परिंदे ने पर तक नहीं मारा है और उस खूनी सड़क पर कोई और मुसाफिर आ ही नहीं सकता। ये बयान किसी भी तरह के लॉजिकल या रैशनल स्पष्टीकरण को जड़ से खत्म कर देता है। और इसी के साथ हम एक सबसे ज्यादा बेचैन कर देने वाले सवाल पर आके रुकते हैं। अगर पिछले 4 घंटों से उस सड़क पर कोई मौजूद ही नहीं था, तो फिर रामू ने अपनी बगल वाली सीट पर किसे या किस चीज को आमंत्रित किया था? ये एक ऐसा सवाल है जो कहानी खत्म होने के बाद भी जहन में गूंजता रहता है। तो आज की इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।